न्यूक्लियर फिज़िक्स की थर्ड यूनिट का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है रेडियो एक्टिविटी, यानी रेडियो एक्टिवता। रेडियो एक्टिविटी के बारे में आप जानते हैं कि जब हैवी न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल यानी कि वह अपनी ऊर्जा को कम करना चाहता है, अपनी एनर्जी को घटाना चाहता है, तो उस केस में वह अल्फ़ा बीटा पार्टिकल का एमिशन करता है। अल्फ़ा पार्टिकल का एमिशन करके वो अपने मास को कम करता है, और आप जानते हैं मास एनर्जी रिलेशन से मास कम कर रहा है तो एनर्जी कम होती है, तो वो स्टेबिलिटी गेन करने की ओर अग्रसर होता है। तो ये अल्फ़ा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल का जो एमिशन है, इससे जो न्यूक्लियस है वो स्टेबिलिटी गेन करता है, और ये जो प्रोसेस है जिसमें कि वो एमिशन करता है रेडिएशंस का या पार्टिकल्स का, उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि न्यूक्लियस से गामा रेज का एमिशन भी होता है। तो गामा रेज कोई पार्टिकल नहीं है, वो एक प्रकार की जो है आपका वेव है, रेडिएशंस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, जो कि अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल के एमिशंस के बाद में आपको मिलती है। क्योंकि जैसे ही अल्फ़ा पार्टिकल का एमिशन होता है तो जो न्यूक्लियस है वो एक्साइटेड स्टेट में ही रहता है, और जब ग्राउंड स्टेट में आता है तो गामा रेज का एमिशन होता है। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। तो जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो क्या होता है, बीटा पार्टिकल क्या होता है, गामा रेज क्या है, इन सब की प्रॉपर्टीज़ भी आपने पढ़ी है। मैं बहुत शॉर्ट में इसको बता देता हूँ। अल्फ़ा पार्टिकल बेसिकली हीलियम के न्यूक्लियस होता है, यानी कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का एक समूह है, जिसको कि आप हीलियम का न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। 2 हीलियम 4 से इसको लिखा जाता है। तो ये अल्फ़ा पार्टिकल है। तो जब भी किसी न्यूक्लियस से अल्फ़ा पार्टिकल निकलता है तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन बाहर निकलते हैं, है ना। अल्फ़ा पार्टिकल के अंदर क्योंकि 2 प्रोटॉन है तो ये पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए ये जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजरता है या मैग्नेटिक फील्ड से गुजरता है तो ये डिफ्लेक्ट होता है वहाँ पर, और ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करता है क्योंकि ये आयोनाइजेशन शो करता है। अल्फ़ा पार्टिकल की आयोनाइजेशन पावर सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि इसकी साइज़ बड़ी है। बीटा पार्टिकल की साइज़ छोटी होती है तो उसका आयनाइजेशन कम होता है। आयनाइजेशन का मतलब होता है आयनीकरण। जो पार्टिकल जितना बड़ा होगा वह किसी माध्यम में से गुजरेगा तो टक्कर की संख्या उसकी ज़्यादा होगी, इसलिए आयनीकरण करने की उसकी क्षमता भी ज़्यादा होगी। बीटा पार्टिकल छोटा है तो वो कम टक्कर करेगा, इसलिए उसका आयनीकरण कम होता है। और गामा रेज का आयनीकरण नहीं होता है, या बहुत ही आप रेयर केस में मिलता है। तो ये कह सकते हैं कि जितनी बड़ी साइज़ है उतना ज़्यादा आयनीकरण। अब इसका उल्टा भी देखें कि जिसकी जितनी बड़ी साइज़ होगी उसकी परास उतनी ही कम होती है। परास कम का मतलब क्या हुआ कि वो कितनी दूरी तक जाएगा। तो जितना बड़ा पार्टिकल होगा तो उसको टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी, तो उस टक्कर की संख्या बढ़ने से एक तरह से प्रतिरोध बढ़ेगा, तो उसकी दूरी कम दूरी तक वो जाएगा। बीटा पार्टिकल थोड़ी ज़्यादा दूरी तक जाएगा, और गामा रेज जो है वो और ज़्यादा दूरी तक जाएगा। यानी परास जो है वो गामा रेज की सबसे ज़्यादा होगी और अल्फ़ा पार्टिकल की सबसे कम होगी, लेकिन आयनीकरण क्षमता अल्फ़ा पार्टिकल की सबसे ज़्यादा होगी और गामा रेज की सबसे कम होगी। तो ये मोटा मोटी पॉइंट है। बीटा पार्टिकल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन कह सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो बीटा माइनस पार्टिकल कहलाएगा, अगर पॉजिट्रॉन निकल रहा है तो बीटा प्लस पार्टिकल कहलाएगा। और जब बीटा पार्टिकल निकलता है तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन निकला, तो इलेक्ट्रॉन बेसिकली नेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्ज कब मिलता है, जब न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में, तो साथ में एक नेगेटिव चार्ज निकलता है, ताकि चार्ज न्यूट्रलिटी या चार्ज का जो कॉन्सेप्ट है, चार्ज कंजर्वेशन, वो फॉलो होता रहे। तो बीटा माइनस पार्टिकल जब निकलता है तो कह सकते हैं कि नाभिक में से जेड की वैल्यू एक बढ़ जाती है, और एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और साथ में एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। ये आपको मैंने पिछली कुछ लेक्चर्स में बताया था कि इलेक्ट्रॉन के साथ में एंटी न्यूट्रिनो निकलता है, और आपका जो पॉजिट्रॉन है उसके साथ में न्यूट्रिनो निकलता है। ठीक है। इसी प्रकार से गामा रेज के बारे में हम कह सकते हैं, जब उत्तेजित अवस्था जो यहाँ पर आपको दिख रही है ब्रैकेट में जेड एक्स है, इसके ब्रैकेट के बाहर स्टार लगा हुआ है, जहाँ भी स्टार का मतलब होता है ये एक्साइटेड स्टेट में है, उत्तेजित अवस्था में है। तो जब भी ये मूल अवस्था में आएगी तो ये अपनी ऊर्जा को कम करेगी, किस तरह से, गामा किरणों के रूप में। तो गामा किरणें जो है वो उत्सर्जित होगी, और इस प्रकार से आपका जो है तो गामा रेज अल्फ़ा बीटा पार्टिकल के बारे में पढ़ चुके हैं।
और ये भी देख लो कि भाई इसका जो विराम द्रव्यमान है वो क्या है, शून्य होता है गामा किरणों का, लेकिन अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल का शून्य नहीं होगा। अब इसके रिलेटेड जो लॉज बनाए हुए हैं वो देख लेते हैं। तो लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, रदरफोर्ड सोडी विघटन नियम आपने पढ़ा है। इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी एक्टिव न्यूक्लियस है, कोई भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, तो वह अपनी ऊर्जा को कम करने के लिए क्या करता है, पार्टिकल एमिट करता है अल्फ़ा बीटा पार्टिकल के रूप में। तो हम ये कहेंगे कि किसी भी समय जो रेडियो एक्टिव पदार्थ के विघटन की दर है वो उस समय उस नाभिक में सक्रिय जो नाभिक है उसकी संख्या के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से ये जो आपको इक्वेशन दिख रही है माइनस डी एन बाई डी टी इज़ प्रोपोर्शनल टू एन। डी एन बाई डी टी क्या है, ये रेट है जो कि पार्टिकल निकल रहे हैं, और माइनस क्या शो करता है, रेट ऑफ डीके। तो रेट ऑफ डीके ऑफ पार्टिकल्स एमिटेड फ्रॉम रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्टिकल दैट प्रेजेंट एट दैट टाइम, या एक्टिवली जो पार्टिकल उस वक्त रहेंगे उसके प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो अब आप क्या करें, जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो आपको एक कांस्टेंट मिलेगा, जिसको आप लैम्डा यहाँ पर देख सकते हो लिखा है, माइनस डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू लैम्डा एन। फिर आप क्या करें, डी एन बाई डी टी इक्वल टू माइनस लैम्डा एन आगे, जहाँ लैम्डा एक कांस्टेंट जिसको डी के कांस्टेंट कहते हैं। अब इस इक्वेशन को रीअरेंज करें, डी एन बाई एन इक्वल टू माइनस लैम्डा डी टी, और इसको समाकलन कर दो। समाकलन करोगे तो कांस्टेंट मिलेगा, इसकी वैल्यू आप बाउंड्री कंडीशन से निकाल सकते हो। बाउंड्री कंडीशन मीन्स कि जब टी इक्वल टू जीरो है, इनिशियल बाउंड्री कंडीशन टी इक्वल टू जीरो है, तो एन की वैल्यू एन जीरो होगी, यानी मैक्सिमम न्यूक्लियस मिलेंगे आपको। तो लॉग एन नॉट इक्वल टू क्या आएगा, जीरो प्लस सी, यानी कि आपने कंडीशन लगाई तो आपको सी की वैल्यू मिलेगी लॉग एन नॉट। इसकी वैल्यू पुट करो, तो पुट करने पे आपको एक तरफ लॉग वाली टर्म्स को ले लो, दूसरी तरफ माइनस लैम्डा टी हो गया। तो आप इसको क्या करो, एंटी लॉग लो, एंटी लॉग लोगे तो आपको n इक्वल टू एन नॉट e टू द पावर माइनस का लैम्डा टी मिलेगा। तो ये इक्वेशन शो कर रही है कि टाइम के साथ में, और लैम्डा क्या है, डीके कांस्टेंट। डीके कांस्टेंट का मतलब होता है डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। तो पर सेकंड कितने डिसइंटीग्रेशन या कितने विघटन हो रहे हैं, अगर वो आपको पता है और टाइम आपको दे रखा हो, तो आप ये पता लगा सकते हैं कि किसी समय रेडियो एक्टिव पदार्थ में कितने पार्टिकल डीके हो गए, और उनका जो डीके का जो एक पैटर्न होगा वो एक्सपोनेंशियली डीके होते हुए आपको मिलेगा। तो ये जो इक्वेशन है इसको बोलते हैं रदरफोर्ड सोडी इक्वेशन, या इस लॉ को बोलते हैं रदरफोर्ड सोडी विघटन नियम। ठीक है, तो ये आपका हो गया लॉ। अब इसके अंदर देखो एक होती है रेडियो सक्रियता। सक्रियता जो है वो आर इक्वल टू एन लैम्डा से लिखी जाती है, जहाँ एन नंबर ऑफ पार्टिकल लैम्डा डी के है। तो इसको आप इस इक्वेशन से देखें तो ये डी एन बाई डी टी के फॉर्म में आपको मिलेगा। तो रेडियो एक्टिविटी जो एक्टिविटी जो है वो लैम्डा एन के बराबर होगी। इसको जब आप सॉल्व करेंगे आगे आप देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, उसमें आएगा पॉइंट जो है 693 एन अपॉन टी। ये विघटन का जो आपका ग्राफ है यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक्सपोनेंशियली डीके होते हुए। अब इसी इक्वेशन से हम हाफ लाइफ निकाल सकते हैं। या हाफ लाइफ क्या चीज़ होती है, पढ़िए आप लोगों ने पहले ही। हाफ लाइफ का मतलब होता है कि कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ कितने समय में अपने इनिशियल वैल्यूज़ का आधा हो जाए। यानी कि मान लीजिए किसी समय किसी न्यूक्लियस के अंदर 100 कण थे, नाभिकीय कण, और वह किसी समय टी के पश्चात आधे हो गए, यानी 50 रह गए। तो कितने समय में वो आधे हो गए, वो उसका हाफ लाइफ कहलाएगा। तो इक्वेशन n इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी लिखा, और टाइम t इक्वल टू हो जाएगा टी हाफ, तो n इक्वल टू हो जाएगा n नॉट बाई 2। इसको आप पुट करें इक्वेशन में और सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा इक्वेशन ए, टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा। सॉल्व कर लें, कोई दिक्कत नहीं, मैथमेटिकल है। इसके बाद में आती माध्य आयु, मीन लाइफ। इसको टाउ मीन से लिखो या टाउ से लिखो सिंपली। तो ये मीन लाइफ क्या होती है, देखो एक न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर एक ही प्रकार के रेडियो एक्टिव जो एमिशन होते हैं वो नहीं होते हैं, अलग अलग होता है। यानी ये कहे कि किसी समय ज़्यादा पार्टिकल निकल गए, किसी समय कम पार्टिकल निकले, या उनके निकलने की दर अलग अलग हो, या उनके निकलने का जो टाइम पीरियड है वो अलग अलग हो। तो टाइम के साथ में चीज़ें बदलती रहती है। तो वेरिएशन तो आपका यही रहेगा, एक्टिव नंबर ऑफ न्यूक्लियाई किसी समय जो रहेंगे वो ज़्यादा रहेंगे, और फिर धीरे धीरे एक्सपोनेंशियली वो कम होंगे।
तो आपका जो माध्य जीवन काल है या माध्य आयु है किसी रेडियो एक्टिव मटेरियल की, उसका मतलब क्या होता है कि कोई एक न्यूक्लियस है जो किसी समय एक्टिव था और वो किसी दूसरी स्टेट में पहुंचा है एमिशन करके, तो दूसरी स्टेट में कितनी देर तक रहेगा, है ना, तो वो उसका हो गया माध्य जीवन काल, यानी वो कितने समय तक सक्रिय रहेगा या जीवित रहेगा, वो उसका काल हो गया। अब मान लो वो उसके बाद में वो डीके हुआ और फिर एक वो नए नाभिक में परिवर्तित हो गया, तो जो नया नाभिक है वो कितनी समय तक सक्रिय रहेगा, तो उसका जीवन काल। तो इस तरह से ये जो सीरीज बनेगी एक, इन सीरीज़ों का जो माध्य, इन सभी सीरीज़ का जो इनका सक्रिय जो काल है या जो टाइम पीरियड है, उन टाइम पीरियड को जब आप सम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा इसका माध्य जीवन काल। ठीक है, तो टाउ मीन क्या हो जाएगा कि पदार्थ में उपस्थित नाभिकों का कुल जीवन काल और उसमें उपस्थित कुल नाभिकों की संख्या। तो सिंपल है, जो कुल जीवन काल है वो क्या होगा, मान लीजिए कि आपके पास ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर, t इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी t dn डिवाइड बाई n0। तो इसके अंदर आपको क्या मिल रहा है, इसमें आप देखेंगे कि t dn का क्या मतलब है कि dn नंबर ऑफ पार्टिकल या dn नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो है वो t समय तक सक्रिय रहते हैं, तो t dn हो गया उनका काल। और अगर सभी का निकालना तो 0 से इन्फिनिटी के बीच में इसका समाकलन किया, और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो थे वो एक्टिव न्यूक्लियस शुरुआत में जो थे वही कहलाएंगे n0, तो डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने के बाद में आपका जो माध्य आयु काल आएगा वो क्या आएगा, ऊपर आएगा आपका TDN और नीचे आएगा n0। अब आप जानते हैं कि जो TDN में जो DN आ रहा है उसको मैं इस इक्वेशन से निकाल सकता हूँ, DN बाई डी टी इक्वल टू माइनस लैम्डा हमने पहले निकाली है, तो वहाँ से आप DN निकालो तो आएगा माइनस का लैम्डा एन डी टी, और n की जगह n0 e टू और माइनस लैम्डा टी रखो, इसको आप सॉल्व करो। तो सॉल्व करेंगे तो ये मैथमेटिक्स से आप कर लेंगे, लिमिट किस तरह से लगानी है, आपको समाकलन खोलना है, और उसके बाद जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको इक्वेशन बी मिलेगी, टी जो माध्य काल है वो 1/λ आपको मिलेगा। अब देखिए टी हाफ लाइफ की वैल्यू जो है वो इक्वेशन ए जो है वो है 0.693/λ, और टी माध्य काल जो है वो है 1/λ, तो दोनों में रिलेशन निकल जाएगा सीधा ही 0.693 इंटू टी मीन, तो टी हाफ इक्वल टू 0.693 इंटू टी मीन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हाफ लाइफ है वो हमेशा कम होगी, किससे, माध्य जीवन काल से। ठीक है, तो ये इस तरह से अपना जो है हाफ लाइफ और मीन लाइफ जो है उसके बीच में रिलेशन निकल गया। इसके बाद में मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स है जो आपको मैंने शीट में भी दे रखे हैं, ये आप यहाँ से भी देख सकते हैं, इसको आप सॉल्व कीजिए, अगर कोई इसमें दिक्कत आ रही है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है।